हेलो। यस सर। आवाज तो सही है ना मेरा भी? सुन रहे हैं? पंखा बंद करते हैं। हाँ ठीक हो गया। बस ना स्टार्ट करता हूँ। हम्म, तो ये समझ गए थे हम लोग ना। एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें मुख्य चीज से होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। क्या क्या होगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होगा ना। इसमें से हमने किसका डिस्कवरी पढ़ लिए थे? और इसके हमने चार्जेस के बारे में भी बात कर लिए थे कि इसमें कौन कौन से चार्जेस होता है। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, बताएंगे कोई? इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन? हेलो। इलेक्ट्रॉन में कौन? ऋणात्मक। ऋणात्मक, ठीक। ऋणात्मक। गुड गुड। और प्रोटॉन में? धनात्मक, धनात्मक। ठीक है। न्यूट्रॉन में किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमें मौलिक कण होते हैं, इनके यस बारे में पता सर। करना था। उसके बाद हमने पहले इलेक्ट्रॉन की खोज ही पढ़ी। और इलेक्ट्रॉन की खोज में हमने लगभग ये पढ़ चुके हैं कि भाई कैथोड किरणें से इलेक्ट्रॉन का निर्माण हुआ, उसके लिए पूरा सिस्टम पढ़ लिए थे, ठीक है। कैथोड किरणें के गुण भी पढ़ लिए थे हम लोग। सरल रेखा में गमन करता है, किरणें ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं, ठीक। कैथोड किरणें छोटे छोटे कण। अब ये जो सेम जो जितने चीज यहाँ पर पढ़े हैं ना, इन्हीं चीज को हम लोग कैथोड किरणों के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर जो गुण पढ़ रहे हैं ना, सेम गुण को अगर हम अपोजिट कर देंगे तो वो कैथोड किरण, सॉरी, एनोड किरण का गुण बन जाता है। कैथोड किरण के जस्ट अपोजिट किसका होता है तुम्हारा? एनोड किरण का क्या होता है? गुण होता है। जो कैथोड किरण का गुण होता है वैसा ही एनोड किरण का भी गुण होता है, तो हम उसको वैसे ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आया था हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जब कैथोड किरणों का खोज हो गया तो इलेक्ट्रॉन आवेश द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करना, ठीक है। किसने अनुपात ज्ञात किया? जे जे थॉमसन ने। और जे जे थॉमसन ने चूंकि ये वाले जो पूरा प्रैक्टिकल किया है और उसके थ्रू जब उसको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला है, तो जे जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन के क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता माना जाता है। किसको माना जाता है? जे जे थॉमसन को, ठीक है। सर जे जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के पथ पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को एक दूसरे के लंबवत लगाकर कैथोड किरणों के विचलन पर इलेक्ट्रॉनों का पथ का अध्ययन किया। इसने क्या किया? दो क्षेत्र, ये तुमको कैसा दिख रहा है? मैग्नेटिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये चुंबक है और ये विद्युत क्षेत्र है। दो क्षेत्र है। एक होता है चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें दो चीज होता है, या तो वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होता है, पता है ना, साउथ पोल या नॉर्थ पोल होता है। सेम अस जो विद्युत क्षेत्र उसमें दो होगा, दो आवेश होता है ना विद्युत क्षेत्र में, एक ऋण आवेश और एक क्या होता है? धन आवेश। चुंबकीय क्षेत्र में दो आवेश होता है, उसमें एक साउथ वाला एक नॉर्थ वाला, उसको भी हम प्लस माइनस मान सकते हैं। वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या होता है? प्लस और माइनस चार्ज लगा होता है। तो उन्होंने क्या किया? एक दूसरे के लंबवत, लंबवत जानते हो ना, 90 एंगल पर रखा। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को एक दूसरे के जस्ट 90 एंगल पर रखा और अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? किरण के विचलन व इलेक्ट्रॉन पथ का अध्ययन किया। हाँ, वेट, ठीक है। तो थॉमसन के अनुसार आरोपित विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विचलन निम्न अनुसार होता है। तो उन्होंने देखा कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को लगाकर ये जो कैथोड, या देखो ये क्या है? तुम्हारा कैथोड है। कैथोड किरण क्या होता है? एनोड की ओर गति करता है, ये दिख रहा है ना, कैथोड किरण एनोड की ओर गति करता है, ठीक है। अगर यहाँ पर छिद्र न हो तो एनोड में रुक जाता है, लेकिन एनोड को अगर छिद्र कर दे तो किरण पीछे की ओर चला जाता है, और पीछे की ओर जाके, अब पीछे हमने पढ़ा था यहाँ पर अगर हम प्रतिदीप्त पर्दा लगा दें तो वो क्या देता है? हरा रंग का प्रतिदीप्ति देता है ना। लेकिन वहां पर ये भी नहीं लगा था, तो उसने क्या किया? इन किरणों को और आगे बढ़ने दिया। ये देखो किरण आगे बढ़ रहे हैं, कैथोड किरण, और उसके लंबवत, कैथोड किरण के लंबवत क्या लगा दिया? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लगाने के बाद इन किरण का अध्ययन किया गया, ठीक है। तो उसने दो चीज देखा। क्या देखा? ऋणावेशित, ऋणात्मक आवेश की मात्रा, ठीक है, क्या होता है? ये जो चुंबकीय, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विचलन की मात्रा निम्न अनुसार होती है। ऋणावेशित आवेश की मात्रा एवं आरोपित विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, ठीक है। अगर हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बढ़ाएं तो ऋणावेशित की मात्रा भी उसके क्या होता है? समानुपाती क्या होता है? बढ़ता है, या उसके अनुक्रमानुपाती होता है। जितना हम लोग आवेश की मात्रा को बढ़ाएंगे या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाएंगे तो उसकी प्रबलता एक दूसरे के समानुपाती क्या होता है? बढ़ता है। परंतु विचलन की मात्रा
द्रव्य कण के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। विचलन की मात्रा, ये देखो ये इधर इधर विचलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ऊपर एक जा रहा है, एक नीचे जा रहा है और एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है। तो इनकी विचलन की मात्रा कण के द्रव्यमान की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ाते जाओगे तो कण का विचलन ज्यादा होते जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्या बोला यहाँ पर, थॉमसन ने क्या देखा, आरोपित विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से विचलन की मात्रा ऋणावेशित आवेश की मात्रा ऋणात्मक आवेश की मात्रा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, आरोपित विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता। ये जो विचलन है वो विचलन किस पर, ये जो किरण जा रहा है ना, ध्यान से देखना यहाँ पर, ठीक है, ये किरण सीधा सीधा की ओर जा रहा है, ठीक है, ये सीधा सीधा जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाता है, ये कभी ऊपर चला गया या नीचे चला गया, तो ये अपने पथ से भटक गया, मतलब क्या हुआ, इसमें विचलन हो गया। तो ये विचलन किस पर निर्भर करता है, पहला निर्भर करता है ऋणात्मक आवेश की मात्रा, ठीक है, दूसरा किस पर निर्भर करता है, आरोपित विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता। ये विचलन की मात्रा, कितना वो विचलित होगा, कितना वो क्या होगा, सीधी रेखा में गमन करेगा, ये दो चीज पर निर्भर करता है, ऋणात्मक आवेश की मात्रा और आरोपित विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता। और दूसरा क्या होता है, परंतु विचलन की मात्रा, कितना मात्रा में विचलित होगा। देखो ध्यान से देखना, अगर सीधा रेखा में जा रहा है और उसमें विचलन हो रहा है, वो दो चीज पर निर्भर कर रहा है, ऋणात्मक आवेश की मात्रा और आरोपित विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता। इसकी प्रबलता को बढ़ाते जाओगे, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बढ़ाते जाओगे तो विचलन बढ़ते जाएगा। और नीचे क्या लिखा है, विचलन की मात्रा कणों के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। विचलन की पथ को कौन प्रदर्शित दिखा रहा है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र प्लस ऋणावेश, और कितने मात्रा में होगा ये कौन बताएगा, वहां पर कण का द्रव्यमान। कण का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा विचलन की मात्रा उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आया समझ कि निकल गए ऊपर से? यस सर, आया ना? ये Yes, जा रहा है उसमें परिवर्तन दो चीज पर निर्भर है और कितना मात्रा में होगा। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऊपर का लाइन अगर हम ये मान लेते हैं कि इसको किरण को हम लोग 10 मान लेते हैं, तो ये 10 के 10 का विचलन होगा, वो किस पर निर्भर करेगा, ऋणात्मक आवेश की मात्रा, आरोपित विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर। और 10 में कितने कण विचलित होंगे, अब ये देखो, आधा 10 में से अगर 9 विचलित हो रहा है तो एक नहीं हो रहा है, तो ये विचलन की मात्रा होगा ना। वो मात्रा किस पर निर्भर करता है, कण के द्रव्यमान पर। 10 में कितने विचलित होंगे वो कण की मात्रा पर निर्भर करता है। और विचलन होगा क्यों बता रहा है तुम्हारा, ऋणात्मक आवेश की मात्रा, आरोपित विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता। तो क्या किया गया, दोनों विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को इस प्रकार समायोजित किया जा सकता है कि कैथोड किरणें प्रतिदीप्त पर्दे पर उसी स्थान पर आपतित हो जहां वे इन क्षेत्रों को आरोपित करने से पूर्व आपतित होते हैं। विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके इलेक्ट्रॉन की आवेश द्रव्यमान, आवेश बटे द्रव्यमान का अनुपात या ईएम ज्ञात किया जा सकता है। और जब ईएम ज्ञात किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान निकाला जाता है, इतना वैल्यू आता है, ये तुमको याद होना चाहिए। ईएम वैल्यू कितना आता है, 1.76 इंटू 10 का पावर 8 कूलम प्रति ग्राम। आया समझ? नहीं आया होगा तो फिर से समझाता हूं मैं क्या बोल रहा है यहाँ पर। ये वाली लाइन देखो, यहाँ पर एक कोई कण लिया गया है या कोई कैथोड किरण लिया, और कैथोड किरण अगर वो इस पॉइंट पर टकरा रहा है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं, तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को हम ऐसे समायोजित करेंगे कि ये कण अगर इस पॉइंट पर टकरा रहा है तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगाने के बाद भी ये कण यहीं पर ही टकराए, यहाँ पर ना टकराए। समझ रहे हो ना, ये कण की विचलन को प्रभावित कर सकता है कौन, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। समझ रहे, नहीं आया समझ? ये देखो, ये विद्युत क्षेत्र नहीं है, ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। इस कंडीशन में किरण यहां से आता है और इसमें विचलन होकर इस पॉइंट से टकरा रहा है, इस पॉइंट से क्या हो रहा है, टकरा रहा है। ये सिंपल कंडीशन है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगा दे रहे हैं और ये जो कण है अभी इस पॉइंट से टकरा रहे हैं, इसको हम यहाँ पर इस टकराने नहीं देंगे। हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को इस प्रकार संयोजित करेंगे कि ये कण यहीं पर ही टकराए, ये कण क्या हो, यहीं पर टकराए, ना कि यहाँ पर टकराए। और ये कैसा टकराएगा, यहाँ पर हम
विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को संयोजित करेंगे, किसी की पावर को कम करेंगे, किसी को घटाएंगे, ताकि ये कण क्या हो, इस पी पॉइंट पर ही टकराए। ठीक है, वही बोला है यहाँ पर, कैथोड किरणें प्रतिदीप्त पर्दे पर उसी स्थान पर आपतित हो जहां की वो इन क्षेत्रों पर आपतित होने से, इन क्षेत्रों में आपतित होने के पूर्व आपतित हो रहे थे। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान निकालते हैं, आवेश बटे द्रव्यमान निकालते हैं। ये ईएम मतलब क्या होगा, आवेश एम, ठीक है, आवेश और द्रव्यमान निकालते हैं यहाँ पर। तो आवेश द्रव्यमान निकाला गया तो इसकी वैल्यू इतना है जिनको तुमको याद होना चाहिए, 1.76 इंटू 10 के पावर 8 कूलम प्रति ग्राम। ठीक है, कितना चाहिए, 1.76 इंटू 10 की घात 8 कूलम प्रति ग्राम। ठीक है, तो ईएम की वैल्यू ये दे दी है तुमको, जहां पर ई क्या होता है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ई क्या है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का आवेश, और एम क्या है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये किसने ज्ञात किया था, ईएम में आवेश, जे थॉमसन ने। ठीक है, तो जब ये नीचे वाला लाइन नहीं दिख रहा है ना, इन प्रयोगों के आधार पर दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। क्या निष्कर्ष निकलते हैं, एक मिनट ना, इसको मैं ठीक कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आवेश निकालना है तो दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है यहाँ पर। पहला क्या निकलता है, कैथोड किरणों के घटक कणों का आवेश द्रव्यमान अनुपात सभी कणों के लिए समान होते हैं। ठीक है, जब इनका ईएम निकाला गया, आवेश द्रव्यमान निकाला गया, आवेश बटे द्रव्यमान निकाला गया, तो उसने क्या देखा कि कैथोड किरणों के घटक कणों का आवेश द्रव्यमान अनुपात सभी कणों के लिए क्या होता है, समान होता है, तथा यह अनुपात इससे प्रभावित नहीं होता कि कैथोड किरण की प्रकृति क्या है या विसर्ग नली में कौन सी गैस क्या है, भरी हुई है। ध्यान से देखना, ये कैथोड किरण है। अब ये कैथोड कहीं से भी निकल सकता है, ये देखो ध्यान, कैथोड क्या हो सकता है तुम्हारा, ये जो कैथोड बना है वो रॉड का, इस आयरन का भी बन सकता है, जितने भी धातु है ना, निकिल का भी बन सकता है, कॉपर का भी बन सकता है, बन सकता है नहीं बन सकता है, जितने भी मेटल होते हैं उन सब का क्या बन सकता है, कैथोड बन सकता है। तो चाहे आयरन हो, निकिल हो, या क्या हो तुम्हारा कॉपर हो, या ऐसा कोई भी धातु हो, इनसे जो निकलने वाली कण है उनका, चाहे वो निकिल हो, कॉपर हो या आयरन हो, जब उनका ईएम निकाला गया, आवेश बटे द्रव्यमान निकाला गया, तो उसका वैल्यू 1.76 है, 1.76 इंटू 10 की घात 8 कूलम ग्राम ही प्राप्त हुआ। किसी में भी अंतर नहीं आया, चाहे वो निकिल का ले लो, चाहे कॉपर का ले लो, या फिर आयरन का ले लो, उनका आवेश द्रव्यमान प्रतिशत एक ही मिला। ठीक है, और यह अनुपात इस ऐसे भी प्रभावित नहीं होता कि कैथोड किरणों की प्रकृति क्या है, जो कैथोड किरण है उसका नेचर क्या है उस पर भी निर्भर नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक सर्वत्र गुण है, इलेक्ट्रॉन एक क्या है, सार्वत्रिक कण है, तथा द्रव्यमान का आवश्यक क्या है, घटक है। ये दूसरा ये पॉइंट भी निकलता है कि भाई इलेक्ट्रॉन एक सार्वत्रिक कण है, माने इलेक्ट्रॉन सभी जगह पाए जाने वाले कण है और किसी भी द्रव्य का आवश्यक घटक है। अगर कोई द्रव्य होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। जब इलेक्ट्रॉन आवेश निकल गया, ठीक है, जब क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन आवेश, ईएम निकला, ई बटे एम निकल गया, तब वैज्ञानिकों के पास दो चीज बचता था। देखिए किसका निकला है, इलेक्ट्रॉन का ईएम निकला है। ई फॉर क्या होगा, आवेश, ठीक है, एम क्या होता है, द्रव्यमान। ई बटे एम कितना वैल्यू मिला था आपको, 1.78, क्या था, 1.78 इंटू 10 का पावर कितना था, भूल गया मैं तो, 10 का पावर 8, 10 का पावर क्या था, 8, ये निकल गया। इसके बाद वैज्ञानिकों के पास आसान हो गया था क्या निर्धारण करने के लिए, हमको इलेक्ट्रॉन का दो चीज पता होना चाहिए, एक क्या पता होना चाहिए उसका, एक क्या पता होना चाहिए, आवेश, और दूसरा क्या होना चाहिए, द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है, जो ऋणावेश बोल रहे हैं ना कि उसमें ऋणावेशित होता है, तो ऋणावेश की वैल्यू कितना होता है, उसका द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, ये निर्धारित करना आसान था। तो सबसे पहले जे थॉमसन ने क्या निर्धारण किया, ईएम का निर्धारण किया। ईएम का निर्धारण करने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान का निर्धारण किया गया।
तो इलेक्ट्रॉन का आवेश का निर्धारण, तो पहला हम लोग द्रव्यमान नहीं पढ़ रहे हैं, आवेश पढ़ रहे हैं कि उसमें कितना चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण, आवेश का निर्धारण किसने किया था? आर ए मिलिकन ने। कब किया था? 1909 में। किसके द्वारा किया था? तेल बूंद का प्रयोग, आइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से किया था। ये आइल ड्रॉप जो मेथड है ये नीचे दिया गया है। मिलिकन द्वारा इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना ज्ञात किया गया? आवेश, इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है? -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश? ये तुमको याद होना चाहिए। ऋण 1.602 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है। अगर आपको पूछे इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है तो यही बताना है तुमको। कितना बताओगे? -1.602 हाँ, इतना कूलम होता है। ठीक है, गुड। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर इस आवेश को इकाई ऋण आवेश माना जाता है। इसको हम लोग क्या, अगर हमको मानना हो ना तो ऋण आवेश को हम लोग ना -1 मान लेते हैं। कभी भी देखना, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसको ना, जब हमको इलेक्ट्रॉन का आवेश मानना होता है इसको -1 मान लेते हैं हम लोग, और जो प्रोटॉन होता है उसको +1 मान लेते हैं। जनरली हम लोग मानते हैं। आवेश कितना हुआ पूछेगा तो आपको ये बताना है कि 1-1.602 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। लेकिन इन जनरली अगर हमको इकाई के रूप में लेना हो, इकाई मतलब एक मानना हो, तो हम इलेक्ट्रॉन के आवेश को कितना मानते हैं? -1 मानेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऋण आवेशित कण एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम ऋण आवेश नहीं रख सकता। माने कोई भी अगर ऋण आवेशित कण है उसका मिनिमम आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम नहीं हो सकता है। अतः सभी आवेशित कण -1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश के क्या होते हैं? गुणज होते हैं। गुणज होते हैं कहने का मतलब क्या होगा? अगर कोई पदार्थ है उसमें एक ऋण आवेश है तो उसकी वैल्यू कितना होगा? -1.062 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। अगर 5 है तो क्या होगा? इसका 5 गुना। 10 है तो इसका क्या होगा? 10 गुना। मतलब अगर आपको पूछे कि भाई किसी भी ऋण आवेश की वैल्यू कितना हो सकता है तो आपको बनाना है मिनिमम आवेश जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो। ठीक है, तो इस आवेश का निर्धारण कैसे किया गया? ठीक है, बाद में फिर आता है मिलिकन ने इस आवेश का निर्धारण कैसे किया गया, उसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट किया? क्या एक्सपेरिमेंट किया मिलिकन ने? क्या किया वो मैं जर्नली बोल रहा हूँ, वो साइड में लिखा भी है। एक पिचकारी जैसे नहीं आता है वैसे पिचकारी में क्या भरा गया? तेल डाला गया। ठीक है, और इसमें देखो ये पूछ पूछ करके दिखा रहा है ना, उसके थ्रू क्या किया गया? उसमें तेल का फुहारा मारा गया। ये तेल का फुहारा है। ठीक है, आइल स्पेयर इन फाइन ड्रॉप, तो तेल का क्या मारा गया? फुहारा मारा गया। अब देखो तेल जब किसी चीज का फुहारा मारते हैं तो उसका एक छोटा कण, बड़ा कण और बड़ा कण, मतलब एक ऐसा छोटा कण होगा जो एकदम छोटा होगा और फिर एक बड़ा होगा, तो उसका ड्रॉप भी अलग अलग साइज का बनता है कि नहीं बनता? फुहारा मारोगे तो ऐसे बहुत सारे क्या बना? आइल ड्रॉप बना। ये आइल ड्रॉप को, ये सेक्शन है, वहां पर एक छिद्र के थ्रू नीचे गिराया जाता है। अब इस छिद्र से जब आइल ड्रॉप गिरता है तो वहां पर एक एक कण या एक दो कण के बौछार के रूप में नीचे आ रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक दो कण के रूप में क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है। अब ये जो कण आ रहा है उस पर क्या डाला जाता है? एक्सरे डाला जाता है। एक्सरे डाला जाता है, एक्सरे का किरण डाला जाता है। तो जो एक्सरे का किरण डाला जाता है वो क्या करता है? ये जो आइल ड्रॉप है उसको ऋणावेशित कर देता है। एक्सरे जब वो किरण, एक्स का किरण डाला जाता है या एक्सरे डाला जाता है तो जो आइल ड्रॉप है उसको कैसा कर देता है? ऋणावेशित कर देता है। पहले जो आइल ड्रॉप है उसमें कोई चार्ज नहीं था, केवल फुहारा मारते हैं, फिर उसको छिद्र के थ्रू नीचे गिराया जाता है। देखो दिख रहा है ना एक छिद्र के थ्रू, जैसे ये बूंद बूंद करके नीचे आता है, इस पर क्या डाला जाता है? एक्सरे। एक्सरे डालने के बाद ये जो आइल ड्रॉप होता है वो कैसा हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। कैसा हो जाता है? ऋणावेशित। अब इस जो ऋणावेशित होता है उसको विद्युत क्षेत्र है। देखो अब ऋणावेशित है तो नीचे क्या है तुम्हारा? पृथ्वी में ही तो रखे हो ना, जमीन पे रखे हो या कहीं पर भी रखोगे तो ग्रेविटी आएगा। ग्रेविटी के कारण ये नीचे आने लगता है। ग्रेविटी के कारण क्या आने लगता है? नीचे आने लगता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, और विद्युत क्षेत्र के द्वारा ये जो कण नीचे गिर रहा है उसके गति को या तो नियंत्रित कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है।
तो रोकना पॉसिबल नहीं होता, उसकी गति जो कण ये जो नीचे आ रहा है उसको क्या कर देते हैं, नियंत्रित कर देते हैं। ये एक समान गति से क्या होता है, नीचे आने लगता है। जब एक समान गति से नीचे आने लगता है तब इस पर आवेश का निर्धारण करते हैं। ठीक है, चलो एक एक करके और समझ लेते हैं क्या बोला गया है। ठीक है, इस प्रयोग में एक तेल की छोटी बूंद उपकरण को एक छोटे छिद्र के द्वारा क्या करते हैं, प्रविष्ट करते हैं। वही किया यहाँ पर मिलिकन ने क्या किया, एक यहाँ पर आयल लिया, आयल से इसको दबाया गया तो फुहारा निकला आयल ड्रॉप का, दिख रहा है ना यहाँ पर बहुत सारे क्या है तुम्हारे आयल ड्रॉप। अब ये जो आयल ड्रॉप है इस छिद्र के थ्रू बूंद बूंद करके नीचे आ रहा है। ठीक है, तथा इन्हें दो आवेशित प्लेटों के बीच से गुरुत्वीय बल के प्रभाव से गिरने दिया जाता है। अब ये देखो दो आवेशित प्लेट है, एक धन आवेशित प्लेट ऊपर दिख रहा है और यहाँ पर ऋण आवेशित प्लेट दिख रहा है, और ये नीचे गिरेगा तो कौन से प्रभाव से गिरेगा, गुरुत्वीय बल से तो गिरेगा ही। ठीक है, तो गिरने दिया जाता है। बूंदों की गति का परीक्षण एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जाता है। यहाँ लगा होता है एक सूक्ष्मदर्शी, क्या लगा होता है, सूक्ष्मदर्शी। इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ये जो बूंद नीचे गिर रहा है उसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। एक्स किरणों के द्वारा वायु के अणु आयनीकृत हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो गिर रहे हैं वहां पर क्या डाला जाता है, एक्स किरण, और यहाँ पर पहले से हवा डाला हुआ है ना, हवा तो रहेगा कुछ ना कुछ मात्रा में। तो जैसे ही एक्स किरण डाला जाता है तो जो वायु के जो कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। इसमें जो भी पार्ट रहेगा वायु के कण वो दो चीज में टूटेगा, एक तो प्लस में और एक माइनस। ठीक है, इस प्रकार से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों में एक या दो इलेक्ट्रॉन तेल के बूंद पर आवेशित हो जाते हैं। और इसमें जो ऋणावेशित बना हुआ है वो ऋणावेशित किसके अंदर चला जाता है, आयल ड्रॉप के अंदर। किसके अंदर चला जाता है, आयल ड्रॉप के अंदर। और वो आयल ड्रॉप के अंदर कितना जाता है, एक दो या तीन कण क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं किसके, ऋणावेशित के। इसके कारण तेल के बूंद क्या हो जाते हैं, ऋणावेशित होते हैं। और ये फिर ये जो आयल ड्रॉप होते हैं या जो तेल के बूंदे होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, ऋणावेशित हो जाते हैं। ऋणावेशित बूंद पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र नीचे की ओर तथा विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे अगर पृथ्वी हम कहीं पर रखेंगे तो गुरुत्वाकर्षण तो नीचे की ओर ही काम करेगा, और ये जो प्लेट लगा है वो क्या है तुम्हारा, विद्युत क्षेत्र, जो किधर की ओर काम करता है, ऊपर की ओर। तो ये जो आयल ड्रॉप आ रहा है उसके गति को मैनेज कर सकते हैं, वो कितने गति से नीचे आएगा, किसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को बैलेंस करके। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समायोजित करके इस प्रकार संतुलित किया जाता है कि या तो बूंदे स्थिर हो जाए या निश्चित वेग से क्या करे, गति करे। ये जो आयल ड्रॉप नीचे आ रहा है तो गुरुत्वीय बल के कारण तो नीचे आएगा। तो यहाँ पर जो दो प्लेट लगा है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। और नियंत्रित करके जो बूंदे आ रहा है उसको या तो स्थिर कर दिया जाता है या क्या कर जाता है, उसके वेग को नियंत्रित कर दिया जाता है, एक निश्चित वेग से गति करता है। बूंदों की गति का मापन कर, अब जो बूंद नीचे गिर रहा है ना, बूंदों की गति का मापन कर बूंद पर आवेश की गणना की जाती है। जो बूंद अब नीचे गिर रहा है उसकी गति का मापन करके उसकी किसका मापन किया जाता है, आवेश की गणना की जाती है। मिलिकन ने पाया कि सभी बूंदों आवेश को इलेक्ट्रॉन के गुणांक के रूप में पूर्णांक संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, या ई के रूप में या गुणक के रूप में। गुणक समझते हो ना, एक गुना, दो गुना, तीन गुना, अगर दो की पहाड़ा पड़े दो दूनी चार, एक एक दो एकम दो, दो दूनी चार, ऐसे होता है या होता है ना, वैसे उसी गुणज के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, जो कि क्या होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना होता है, ऋणात्मक ऋण 1.602 इंटू 10 की घात -19 कूलम पाया गया। क्योंकि इस प्रकार के आवेश का न्यूनतम मान था और ये जो वैल्यू पाया गया वो न्यूनतम मान था, इससे कम हमको प्राप्त ही नहीं हुआ। और जो भी मिला उसका क्या था तुम्हारा, इसका गुना था, या इसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसे प्राप्त हुआ। न्यूनतम वैल्यू यही मिला, कितना मिला, ऋण 1.602 इंटू 10 की घात -19 कूलम पाया गया। अतः इसे क्या माना गया, इलेक्ट्रॉन का क्या मान लिया गया, आवेश मान लिया गया। ठीक है, किनको पसंद नहीं आ रहा भाई क्लास? जो बड़े कण होंगे, देखो ये देखो, एक छोटा सा कण होगा, फिर उससे बड़ा कण, फिर उससे बड़ा कण। आयल ड्रॉप तो बड़ा साइज में बड़ा होगा कि नहीं होगा, उसने देखा कि जो मिनिमम है उसकी वैल्यू -1.602 टू 10 का पावर -90 कूलम है, और उससे जो बड़ा कण है उसका 2 गुना है, उससे बड़ा कण है वो 3 गुना है,
या उससे बड़ा कण है वो 5 गुना है, या फिर क्या है तुम्हारा 7 गुना, ऐसे करके वो गुणज में था। और गुणज में था इसलिए उसने मिनिमम वैल्यू यही निकाला, जिसको उसने क्या बोला, इसे इसे इकाई आवेश मान लिया गया। और किसका इकाई आवेश मान लिया गया? इलेक्ट्रॉन का आवेश मान लिया गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या मान लिया गया? आवेश मान लिया गया। जब आवेश निकल गया था, क्या निकल गया था? आवेश, तब तो द्रव्यमान निकालना और आसान हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ईएम के वैल्यू से हमको क्या मिला था? ईएम अनुपात मिला था। ये ई अनुपात किसने निकाला था? जे जे थॉमसन ने। निकाला था जे जे थॉमसन ने। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखा है इसलिए ऐसी वैल्यू लिख दिया है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है? माइनस होता है, तो माइनस में रहेगा ये वैल्यू। ये निकल गया, तो उसने क्या किया, फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की गणना किए गए, तो द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या होगा? एम। आवेश को ई एम से क्या कर दिया गया? भाग दे दिया गया। ये ई है, ये ई बटे एम है। ठीक है, तो भाग दे दिया गया, तो आवेश बटे क्या हुआ तुम्हारा? ई एम अनुपात, रेशियो। जब ऐसा किया गया तो ये वाली वैल्यू आता है आपको। क्या वैल्यू आता है? द्रव्यमान आता है किसका? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 28 ग्राम, माइनस 28 ग्राम। लेकिन ग्राम को अगर किलोग्राम में चेंज करना होगा तो माइनस 31 लिखा होगा, ध्यान देना। ये ग्राम में वैल्यू है और एक किलोग्राम में वैल्यू है। ठीक है, ग्राम क्या होता है? 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है ना। तो 1000 मतलब क्या होता है? 10 की घात 3 ही होगा कि नहीं होगा? ये देखो, तो ये 10 की घात 3 क्यों बड़ा? 28 और 3 कितना होगा? 21। वैल्यू आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ग्राम को आप किलोग्राम में चेंज करोगे तो 21 लिखा होगा। ध्यान, मैं इसको इसलिए स्पेशली लिख दिया हूँ कि कई बार डाउट हो जाता है। हम लोग जब पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते समय हम लोग इकाई पर ध्यान नहीं देते, और इकाई पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको लगेगा कि भाई माइनस 28 लिखा है किसी में और किसी में माइनस 31 लिखा है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको ना इकाई पता होना जरूरी है। क्या पता होना जरूरी है? इकाई। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? ग्राम लिखा है, तब लिखा है 10 की घात माइनस 28, और यहाँ पर किलोग्राम लिखा है, तब क्या लिखा है? 10 की घात माइनस 21। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या क्या सीख लिए भाई? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है क्या? माइनस 1.602 इंटू 10⁻90 कूलम। इसको हम लोग चाहें तो माइनस 1 के बराबर भी मान सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ये ग्राम में या किलोग्राम में। ठीक है, तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को समझ गए ना, क्या चीज है इलेक्ट्रॉन? आवेश और द्रव्यमान इसका क्या होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, बुक में दिया था इसलिए मैं इसको समझा देता हूँ। तो हम अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है वो सबसे छोटा होता है, इसका द्रव्यमान भी क्या होता है? सबसे कम होता है। तो इसकी हम लोग किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। ठीक है, हमको क्या पता है कि जो हाइड्रोजन होता है उसका द्रव्यमान सबसे कम होता है। कितना होता है? 1.2 टाइम्स 0, और ये 8 ग्राम इतना होता है हाइड्रोजन का वेट। और ये जो हाइड्रोजन के वेट से है उसका हम कंपेयर किससे करेंगे? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और हाइड्रोजन के द्रव्यमान में कितना अंतर होता है? तो अगर हम लोग कंपेयर किया जाए, देखो यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम होता है कि प्रायोगिक रूप से इसके द्रव्यमान को क्या मान लिया जाता है? उपेक्षणीय या नगण्य मान लेते हैं। जब हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे ना तो हम इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की गणना ही नहीं करते, हम लोग प्रोटॉन की द्रव्यमान या न्यूट्रॉन की द्रव्यमान की गणना करते हैं। क्यों गणना करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? बहुत कम होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना होता है? 1/1837वां भाग होता है। पेपर में कभी कोई पूछ देता है कंपटीशन, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन का कितना गुना होता है? 1/1837वां भाग होता है। ये भाग कैसे निकाला गया है? एक इलेक्ट्रॉन, 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन के 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान इतना होता है, कितना होता है? 1.008 ग्राम। ठीक है, एक हम लोग आगे मूल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और मूल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि 1 ग्राम में कितने कण होंगे? तो कितने कण होंगे 1 ग्राम में? इतने ग्राम होते हैं। 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान 1.008 ग्राम होता है। ये समझिए, मैं ये समझा, ऐसे समझा रहा हूँ, समझना इसको।
जो हाइड्रोजन है मान लेते हैं, ये हाइड्रोजन तुम्हारा 1 ग्राम है। कितना है? 1 ग्राम। अब ये पूछा जाए कि 1 ग्राम में कितने हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। क्या पूछा जाए? 1 ग्राम में कितना हाइड्रोजन के परमाणु होगा, तब आपको बताना पड़ेगा कितना होगा, इतना होता है वो। 1 ग्राम में कितने इतने होंगे, कितना होगा? 6.023 इंटू 10⁻23। इसको एवोगेड्रो नंबर भी बोला जाता है। ये आगे हम लोग मोल पावर सिस्टम पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतने कण होते हैं। अतः इतने हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान इतना होता है, तो एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, इसको हम लोग भाग देंगे तो हमको मिलता है 1.67 इंटू 10⁻24। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 10⁻23 ग्राम। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान की जब हम कंपेयर करते हैं तो हमको वैल्यू मिलता है 1/1837वां भाग होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? 1837 अगर हम इलेक्ट्रॉन मिलाएंगे तब वो किसके बराबर होगा? एक हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको इतना डिटेल पढ़ना नहीं है, मैं सिर्फ समझा दिया हूँ। आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के कितने परमाणु के द्रव्यमान के गुणज होते हैं, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में निष्कर्ष लिखा है। अतः यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु का एक मूल कण है। ठीक है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, जिस पर एक इकाई ऋणात्मक आवेश कितना होता है, ये अभी याद कर चुके हो आप लोग। इतना होता है 1.602 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है। इसका द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करेंगे तो 1/138 ग्राम होता है। लेकिन आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ठीक है, विभिन्न समीकरण में इलेक्ट्रॉन को कैसे बताया जाता है? ऐसे करके शो किया जाता है। ठीक है, ये जो यहाँ पर नीचे में लिखा गया है वो आवेश को बता रहा है, और ऊपर में जो लिखा गया है वो द्रव्यमान को बता रहा है। ये ऐसा लिखा है ना, E-1 और ये 0। तो ये जो नीचे की चीज है उसको क्या बता रहा है? आवेश को, कितना आवेश होगा। अभी मैं बताया ना कि जो आवेश है उसको हम -1 के बराबर मान सकते हैं, तो वो आवेश को बताता है। और ऊपर का वैल्यू जो 0 लिखा है वो किसको बताता है? द्रव्यमान को। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसलिए इसकी वैल्यू को हम क्या मान सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखें ताकि यस सर। चलो, तो